जय मां शारदे। आज मातृभाषा दिवस आयोजन का हमारा सम्मानित अतिथिगण, अध्यक्ष जुगरानी जी, मुख्य वक्ता आदरणीय पंत दीदी, हमारा विशिष्ट अतिथि पूर्व मुख्य सचिव माननीय नपटियाल जी, ये आयोजन यकमा सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, आपको एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। ये नाता से कि जय नाता से कि मिता आज सम्मान दिए कि भाई इतना बड़ा बड़ा विद्वानों को बीच में मंच पर बैठने को ये एक बहुत बड़ा सम्मान चा के नाता से यू ना मिल कि 1987 में एक 33-34 साल को नौजवान जैके चेहरा पर एक अजीब तेज छो, आज भी छे हमारे बीच में इबार यख मनी छे, प्रदेश प्रदेश प्रवास पर छे। उनकी परिकल्पना, ये जो धात की परिकल्पना उन करी, वे तो एक स्वरूप संगठन को स्वरूप देने में मैं ऊँक दगड़ रहा हूँ, ये बात को मुझे मिता है बड़ो गर्व चा। श्री लोकेश नवानी जी 1987 में वो हरिद्वार गए नी और उन तब बरी एक इना स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की जरूरत है, उन ढूंढना छाया जो कि ये संगठन तय आधार दे सका। तब मेरो हरिद्वार में उनसे परिचय हुए। वे के बाद तब जो डॉक्टर सुशीला बडोला जी का स्वामित्व में धाद पत्रिका के रूप में चल दी है, लेकिन संस्थागत संगठन ने बनू छो। वे पत्रिका में इन दिन भी नहीं ऐन तबारी कि हमारे एक दगड़िया आज ऊँते मातृभाषा सम्मान से भी सम्मानित करण में हम अपूर्व गर्व समझना चाहते हैं। नवीन नौटियाल जी जय आदमन हतल लेखी पत्रिका ही पूरी हतल लिख दछाया और फिर फोटो स्टेट कैरी कर बाइंड कैरी तब जो पाठकों तक पहुंचाना छाया। 1991 में ये धादन एक संगठन को स्वरूप ग्रहण करी और वे का पहला संस्थापक सदस्य छाया आदरणीय लोकेश नवानी जी। वे के बाद तन्मय ममगाई जी जना नौजवान हमसे मिली। लोकेश नवानी जी का जो पुराना दगड़ा छाया वो माँ डॉक्टर नरेंद्र गौनियाल जो धाद का दूसरा अध्यक्ष बनी 1992-93 में जड़ाव खान मंचन, और तोताराम ढोंडियाल जिज्ञासु जी उफरे खाल में प्रधानाचार्य छाया इंटर कॉलेज में। एक दगड़ी कुछ न कार्यकर्ता छे जो कि बहुत दिनों बढ़ जाते हैं, अधिकतर लोग परिचित नहीं छे अब, लेकिन उन ये संगठन के बढ़ाने में बहुत बड़ो योगदान दे। वो मचा एक स्वर्गीय सुरेंद्र पाल जी और स्वर्गीय चक्रधर शास्त्री जी हरिद्वार बेटे न, और एक दगड़ी एक रमेश गिल्डियाल कोटद्वार बेटे न, बहुत जुझारू कार्यकर्ता जो कि धाद जख भेजी छा। एक बार हम पदयात्रा चले 1992-93 में तोताराम ढोंडियाल जिज्ञासु जी और डॉक्टर नरेंद्र गौनियाल का नेतृत्व में, तो वे में हम धाद जो जितना फलकों पर काम कर दे, वे की विशेषता यह है कि हम शुरुआत कर दो कई चीज की। वे टाइम में कई भी संस्था ने इन सोची कि भाई गढ़वाल का कुछ पर्यटन स्थल अछूता छन ऊ तकन के हम लोग शामिल जा सकते। ई मंच पर एक पदयात्रा हुई है धाद की 10 दिन की पदयात्रा गुजड़ूगढ़ बेटिनर चांदपुरगढ़ तक।
तब ये बीच में जितना पर्यटन स्थल छे ऊं त हम उनकी फोटोग्राफी करता छाया। बिनसर महादेव में हमने खुदाई भी करी कि भाई पुराना मंदिर कितना बड़ो रहे हो पहले से के। और चांदपुर गढ़ी के बारे में उधर लोग बहुत कम लिखते छाया। जब पद यात्रा करी चांदपुर गढ़ी की गुजरूगढ़ बिटिन, आज गुजरूगढ़ बिनसर महादेव कोद्याबगढ़ जखे वे की राजधानी घोषित करी है हम लोगों ने उत्तराखंड की। हाँ गैर सैनिक में चीज कोदिया बगड़ वह करी छे चंद्रनगर बोल देने खना बुग्याल में। तो वो हम पैदल न पीनी। वही बात दूसरी यात्रा फिर आज बद्री बढ़े आगे नहीं चल छाई। तो डॉक्टर गौनियाल का नेतृत्व में चल छे। तो कुछ ना कार्यकर्ता छे रमेश घिड़ियाल की मैं बात करूँ छो कि पद यात्रा बड़ा आना छा। तभी पता चले कि भाई लौट गए छे 10 दिन बाद पता चल कि मरोड़ा गांव छे थलीसण ब्लॉक में वह उल्टी दस्त को प्रकोप हो गया और कंट्रोल में नहीं आना छा। तो रमेश घिड़ियाल जी हमारा दवाई वगैरह के बारे में भी जान देना। और वापिस कोटद्वार और हमारा एक कर्णाधार छिन जो धात का डॉक्टर जेपी नवानी दूर नरसिंह मोला उनका मदद से दवा लेकर रमेश घिड़ियाल और कुटज भारती ये जो मरोड़ा गांव गए और करीब 4 दिन तक उन वक्त सेवा करी। और तब तक सरकारी चिकित्सकों की टीम वक्त पहुंच गए। उन बोल भाई अभी तुम्हारा हवाला और हम कंट्रोल कर। तो म्यार बोना मतलब यो छे कि जो धात को जो संगठन बन छो जो उद्देश्य छे परिकल्पना वो भाषा की छे। यानी भाषा को प्रचार प्रसार का वास्ता संरक्षण का वास्ता धात बनी छे। आज भले ही वे का कतने अलग अलग एकांश हो गए न और अलग अलग रुचि का कार्यकर्ता जो छन कोई हरेला वन से जुड़े छन कोई फंची से जुड़े छन कोई जो पुनरुत्थान कार्यक्रम से जुड़े छन। लेकिन हर एक में अलग अलग इन विशेषता छे। एक हमारा आपन देखो एक आंदोलनकारी ऐसा भी जुगरान जी ने एक पुस्तक लिखी था विजय जुयाल जी 1100 गांव का भ्रमण करी ना लोकतंत्र अभियान का खातिर आंदोलन का बाद कि अगर हमारा राज्य उत्तराखंड बनल हो तो हम तक गाँव की जानकारी भी तो होनी चाहिए का क्या परेशानी चाहिए क्या समस्या चाहिए। तो वह आज बना पूरा जीवन ही उबर जो उतना समय वे पर व्यतीत कर दिया। इन इन लोग धात से जुड़े हैं और सब तरफ जख भी। हाँ एक याद है कि हमारा एक आदरणीय छन पंत जी का भैया जी म्यारा बड़ा भाई साहब छे डॉक्टर अशोक पंत उनका नेतृत्व में बाल विज्ञान चलतो छो उत्तराखंड में और हमन विज्ञान जत्था निकाली छे। तो वह विज्ञान जत्था भी डॉक्टर ये गढ़वाल क्षेत्र में को हम तो सपोर्ट कर सकते। ध्यानी जी हम पुराना दगड़ा छा 1996 हम पिथौरागढ़ का कोऑर्डिनेटर छा साइंस कांग्रेस का आर्मी पौड़ी को छा। तो हमारे पहली मुलाकात जो इलाहाबाद में हुई छे 1996 में। और तब उन बोली कि ध्यानी जी क्या होलो मैंने बोली भाई कि जब तक मानव संसाधन की बात चा तो हमारे धात तुमर दगड़ चा। और हमारे धादन जो चमोली पौड़ी और रुद्रप्रयाग 3 जिलों में पहल का नेतृत्व में उनसे सहयोग दे और विज्ञान जागरूकता वर्ष पूरी तरह से जो वो वे कार्यक्रम को हम आयोजन करी पहल का दगड़ में। तो धाद हर तरह की कामों में अपन मानव संसाधन उपलब्ध करा। जब तक भाषा की बात है तो ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि जो सर्वेक्षण भारतीय भाषा सर्वेक्षण हुए 1910 में वे में ये चिंता व्यक्त करेगी कि भाई भारतीय भाषा जो 740 भाषा छे न उन बेटे की 400 का लगभग लुप्त होने का कगार पर छे। हमार दुर्भाग्य है कि वे में हमारा नाम भी गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी। तो यूं को संरक्षण करके वैसा को तो विस्तार से भी भाषा के बारे में ज्यादा बताना खंडता हमारे दीदी छे हमारे बीच में संस्कृति और भाषा का असली संवाहक मूर्त रूप में हमारे समेट छन आदरणीय प्रोफेसर साहब डॉक्टर साहब राकेश भाटी जी। तो आप जना लोग वास्तव में भाषा और संस्कृति तक बचा सकते। और हमारे धात को यो सौभाग्य चा कि इना बुद्धिजीवी लोग इना समर्पित लोग हमसे कई न कई रूप में जुड़े छन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। भले वो धात का मेंबर निभा लेकिन मैं देख दो कि धात का जो भी आयोजन होने डॉक्टर साहब अपन समय बहुत निकल दिन जरूर निकल दिन मैं आप जना धात लोग कला केंद्र मार रहे हैं। तो ये जो
मेरे नज़र में ये बात नहीं है। हाँ किलाकि मैं ज़्यादातर धुमकोट में रहूँ तो आपन कार्यक्रम या देहरादून में करी होला, लेकिन कुल मिलेक जतन भी कै भी रूप में धाट कई यात्रा में यूं सालों में 37-38 सालों में हमारे दगड़ रहन में आप सभी को बहुत बहुत आभारी छो। धन्यवाद आप सभी लोगों को। बहुत धन्यवाद भाई साहब। और आप केवल धात का सिपाही नहीं छन, आप लोकेश नवानी जी का भाई भी छन। लोकेश नवानी जी बोलन कि महेंद्र ध्यानी मेरा भाई है। तो भाई उनको भाई आज तक भी बहुत कम लोग बढ़ने किले की जो उनको कंधा से कंधा मिले काम करी हुई उनका भाई और उनकी बैंड बंधन बाकी हम तो पीछे चलना चाहें। तो बहुत धन्यवाद आपको। और नवान जी की जो आप सभी को थे पूरा सभा घर में जितना लोग छन सभी थे सेवा स्वामी बोली थे वो न्यूजीलैंड में छन, लेकिन उनको ध्यान एक ही छे। अब तो खैर रात हो गई करीब 2-3 बजे नहीं होली, पर उनको पूरा हम दगड़ी सहयोग से समर्पण से। और जो नबी भाई साहब ने याद दिलाया कि डॉक्टर राकेश भटबल मतलब बार बार पहुंच जाना, वो बार बार नहीं पहुंच जाना, वो धार से वो आत्म जुड़ाव छे। तो यूं जो 2011-12 की बात होली सर, धाद लोक कला केंद्र में छा और आपन जो हमारी पूरी टीम थे जो नाटक सिखाई और नंदा राज जाति तक गजब कार्यक्रम करी सकी जाए कोई हद नहीं छे। तो जब आपन याद दिले यार तो मैं चलो कि डॉक्टर साहब आप 2 मिनट आओ ना और अपनी बात रखूं। और वहां से पहले एक बात और बोल चाहूँ साहब कि डॉक्टर साहब अब काफी तरक्की पर छन, ईश्वरन चाहे तो डॉक्टर साहब जो ये बात है जनमिन बोलते कि वो केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अपनी बात हमारी संस्कृति से हमारी बोली भाषा तक प्रचार प्रसार करना चाहन। तीन मौका फिर मिलने बोल छू आपको स्वागत सर, बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली सर। धन्यवाद आदरणीय जिज्ञासु जी, सम्मानित मंच और आप सभी सुधी जन, भाषाविद, भाषा प्रेमी, संस्कृत प्रेमी जितना भी ये सभागार में सबका मैं प्रणाम कर दूं। यद्यपि संभवतः मेरे नाम तो निरेवल वक्ताओं की श्रेणी में, लेकिन आपन मैं देखिए तो आप मन जो निमंत्रण देनी उनका वास्ता वह वास्ता मैं शांति प्रकाश जी को बहुत बहुत आभारी छूं, धन्यवाद कर दो। भाषा एक आंदोलन का रूप में हर तरह से हम मंचों पर, काव्य गोष्ठियों में, सांस्कृतिक आयोजनों में, मेलों थोलों में अलग अलग तरह से प्रदर्शित करना चन। आज खुशी की बात यह है कि हम देहरादून जन एक महानगर में भी अपनी बोली भाषा पर बात करना चन। आज से 2 दशक पहले या 3 दशक पहले जब पे हम तय अपनी भाषा, अपनी बोली और ये को पहनावा पहनमा जब हे दृष्टि से हम अपना अपना आप देख चा, ये एक बहुत अच्छी बात और बहुत तरक्की की बात है कि हम लोग आज ये समय के अनुसार अपने मूल्य, अपनी भाषा के मूल्य, अपने लोक को मूल्य समझना चाह। और ये मूल्य समझने का बात भी हम तो एहसास होना चाहिए कि संपूर्ण विश्व में आज अगर एक जो बोलते ना आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान को जो संकट है वो भाषाओं पर सबसे ज्यादा है। और मैं ये मानता हूं कि जब भाषाओं पर पहचान को संकट बन जालो तो हमारी अपनी व्यक्तिगत पहचान पर भी संकट का बादल औला। अभी एक लेखा है कि लगातार कुछ भाषा विलुप्त होनी चाहिए, 400-500 भाषा। भारत में ही बहुत सी लोक बोली लोक भाषा जो में गढ़वाली कुमाऊनी भी एक बहुत प्रमुख भाषा है जो लगातार क्षय होनो जो। आदिवासी भाषा भारत में बार बार मंचों पर बोल दू 500 भाषाओं का हिसाब से प्रत्येक दिन हमारी छोटी छोटी जो बोली समाप्त होनी चाहिए। हमारी आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एक समुदाय विशेष जो उनको आदिवासी समुदाय वो भाषा बोलने वाला गिणिया चुनिया लोग रहे, 60-70 लोग रहे। खुद राष्ट्रपति महोदय जी ते भी ये बात की बहुत बड़ी चिंता है। मैं याद है कि हमारा दीक्षांत समारोह में आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने बहुत जोर देनी बात पर, उत्तराखंड जन राज्य बल अगर भाषा नहीं बचौला तो उत्तराखंड को अस्तित्व संकट में। आज हम जन कठमली हुई, आज के हमारी जो नई पीढ़ी जन ये मोबाइल की भाषा, ये व्हाट्सएप की भाषा, फेसबुक पर लिखने वाली जो भाषा चाहिए सबसे करप्ट होगी नम्यो अपना यो नौजवानों तक समझा नहीं सकना। यो ने एक अलग तरह की एक नई ऐप ही भाषा को ऐप ही डेवलप करी यूं की भाषा ही समझ में आनी जब भी मैसेज कर दो ये अंग्रेजी नीचे, हिंदी नीचे, गढ़ोले नीचे क्या भाषा चाहिए, ये भाषा की अपसंस्कृति है। और आज अगर हम ये रूप में जबकि हम भाषा को चिंतन करना चाह, भाषा पर विमर्श करना चाह, भाषा को लेकर एक चिंता करना चाह,
तो स्वाभाविक बात है कि चिंता हमारे अगले पीढ़ी तक हस्तांतरित होनी चाहिए। मैं इन मान दो कि हमारी इन गोष्ठियों को, हमारी कवि सम्मेलनों की सार्थकता तब से जब हम अपनी ये आंदोलन तय, ये भावना तय, यूं संवेदना होता है हस्तांतरित कर सकूं, नई पीढ़ी तक पहुंचे सकूं। हम अपना परिवार में अपना बच्चों तगड़ी कितना समय तक हम गढ़ में बात कर सकना चन, कुमाऊं में बात कर सकना चन, जौनसारी में बात कर सकना चन, ये एक प्रश्न है। घर जाना बाद हम ये भाषा विमर्श के बाद क्या हम कार्य व्यवहार में ये सब छन के नहीं छन, ये एक बड़ो प्रश्न है। हमारी काव्य गोष्ठी ही संस्कृति नीचे, हमारी भाषा ही भाषा पर विचार ही संस्कृति नीचे, हमारे पूरे जो क्रियान्वयन जीवन को वो एक संस्कृति है। और जब तक हम इस संस्कृति बरतला नहीं, हमारी काव्य गोष्ठी भी शायद अधूरी रही, हमारी लोक विमर्श भी अधूरा रहू, जब तक कि क्रियान्वयन नहीं होलू। ये तो हमारा होने गया रोला, लेकिन मूल रूप से जो हमारे दादा परदादा दादी बॉडी चाची बटिन जो हस्तांतरित हम तक हुए, हमारे पीढ़ी का लोगों तक ही हुएगी। अब मैं इन समझो कि बटिनी ब्लॉक जन चोणी, मतलब जन सड़क ब्लॉक होने अगने हम वो गाड़ी पहुंचे नहीं जा सकना। तो ये भाषा की जो गाड़ी से हम अगने कन के पहुंचा सकूं। मैं इन लगभग अगर यूं गोष्ठियों में ये सार्थक अगर एक बहस निकल जाओ, एक रिजल्ट निकल जाओ, तो मेरे ख्याल से ये सार्थकता है। और ये पूरी आयोजन का वास्तव में धात परिवार का, खासतौर से लोक भाषा जिज्ञासु जी बहुत पुराना हमारे मित्र जन। अभी 2-3 जब अपनी स्लाइड्स दिखाना चाह, बम्बई में भी आपका कार्यक्रम माचो में, और श्रीनगर में तो आपन मैं तो स्थानीय संयोजक भी छोपड़ा हो, लाइब्रेरी में हमने काम करी। हमने एक नाटक सिखाए छो धात लोक कला केंद्र का माध्यम से, एक सर्वे चौक का एक ऑडिटोरियम में छो, सर्वे ऑफ इंडिया में। तो मैं इन लगी कि एक सर्वोत्तम मंच अगर यह देहरादून में हम तक मिल सके तो धात को एक मंच छे। और लगभग जो पूर्व आपन जो इतिहास आपन बताए ये गौरवान्वित कनवोल छे। आदरणीय लोकेश नवानी को जो एक दीप जो जलई छो, वो आज एक बड़ी रोशनी का रूप में हम सबका सामने छे। और आज हम ये युग में जबकि अपनी भाषा का विमर्श का बात करना चाहन, तो मैं पूर्ण भरोसा छे, पूर्ण आशा छे कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी तक भी अपनी लोक भाषा को बोध करवे सकला। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब बहुत विद्वान व्यक्ति छन और यूं था जब कभी सुना तो कभी कम से पर समय की बात थे तो आज ये छे। और आपन जो बहुत नाटकों में मतलब क्या बोल कि नंदा राज जाते और क्या बोलन थे चक्रव्यूह, तो आपन पूरा इंटरनेशनल लेवल पर ले गया। और जो एक नाटक और सर जो ग्राफिक एरा में नंदा की कथा सर मेरे से इतना प्रभावित हुई हूँ कि आंसू मेरे ना पूरा सभा घर में जब लोग बैठे चाहिए उन पता नहीं क्या उसमें जादू डाल दे जाए कोई हद नहीं से। हाथी बड़कला में जब हमारी नंदा राज जात निकली तो लोग रोड बैठ गए, बहुत सारे लोग इसमें उपस्थित छन। तो बोलना मतलब यून इन इन लोगों थे जो महिलाएं केवल रोज चूल्हा चूल्हा चौका जन बाकी कुछ जन नहीं छन। ऊ थे 3-4 दिन में इसका ट्रेंड कर चौके को जाए को बोली से। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जन बोलदन कि उन तो तू बोलना भलो नहीं लग दो, उन तो तू बोलना भलो नहीं लग दो पर तू मां अपने से खुशबू आंदी। उन तो तू बोलना भलो नहीं लग दो पर तू मां अपने से खुशबू आंदी। और आपसे आप बहुत दूर भेजंदन, आपसे तो आप बहुत बड़ा भेजंदन, आपसे तो आप बहुत बड़ा भेजंदन। आप और मेरे बीच दूरी बढ़ जाती। तो ये दूरी बढ़ू ना घटू, हमारी भाषा हमारा नजदीक आओ। तो मैं इन्हीं विदुषी महिला जो कि जन्मन बोल के 2010 ना बल्कि 2006 बेटी। और जब जब भी हमसे जरूरत पड़ती हमसे डांट भी पड़ती, हमसे आशीर्वाद भी मिल दो और हमसे मार्गदर्शन मिल दो। मैं यहाँ थे ज्यादा मतलब मार्गदर्शन में ज्यादा कर दूं कि भाई जब भी जरूरत पड़ी तो रात हो जाए दिन हो फोन करने में मैं कभी हिचक नहीं है। तो मैं आदरणीय इन विदुषी महिला दीदी और बोला तो भाषाविद श्रीमती कमला पंत जी थे मैं मंच पर आमंत्रित करूं कि आप आए और आगे का हमारा मार्गदर्शन जैसे आप देती रही हैं आगे भी मार्गदर्शन करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। जोरदार दीदी के लिए तालियां कम है ये। बहुत धन्यवाद। दूर हो जाता है इन्होंने कहा तो दूर कर रही नौकरी का। तुम्हें आपने बोलना मैं बोल दीदी बोले हेलमेट के जाओ जिथे तू ही कही जा, आपने कही जा दीदी तो दीदी क्यों कोनी तैयार जो बताओ जिथे क्यों कोनी तू ही कोनी ना इस तरह क्यों कोनी इस तरह तू ही कोनी अब यो कोनी आप अब हम लोगों बीच में तू बोल रहे ठीक है अब लगेगा आप। चलो बहुत ही सम्मानित आदरणीय अभिनंदनीय मंच
और बाकी तो मुझे लगता है सब मेरे हम उम्र हैं, इसलिए कहूँगी साथियों। और इस भाषा यात्रा के पथिकों, क्योंकि ये हॉल की जो कैपेसिटी है वो भी आज फुल नहीं है, तो इसमें जितने लोग आए हैं ये इस भाषा यात्रा के लिए कि हर यात्री के लिए उनका आना, सुनना और इसके बाद जो मनन होगा उसे ले जाना इस भाषा अभियान को के लिए पाथेय सिद्ध होगा। मेरे लिए आज का दिन कुछ विशेष है। विशेष इस मामले में कि ये वर्ष 2025 जो है यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया विश्व मातृभाषा दिवस का रजत जयंती वर्ष है। और आज ही की तिथि में मेरी जननी का महाप्रयाण दिवस भी है और समय भी लगभग यही है जिस समय मैं इस वहां बैठ करके मातृभाषा पर बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, उसके बाद अपनी बात कहूंगी। भाषा बार बार हम लोग, ये है विश्व, आंखें कैसे बचेंगी, भाषाएं नहीं है, कैसे बचेंगी लोक भाषाएं। अब भाषा और बोली में क्या अंतर, लोग बोली और भाषा में क्या अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। भाषा क्या है, भाष माने क्या होता है कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं इस संसार में, हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो हमारे अंदर कौन सी भावना, कौन सा आभास लाता है, उस आभास की अभिव्यक्ति ही भाषा है। और वो आभास सबका एक जैसा नहीं हो सकता। समुद्र के किनारे रहने वाले व्यक्ति का आभास लहरों का होगा, रेत का होगा, ज्वार भाटे के उठने गिरने का होगा। स्वाभाविक बात है, उसको जो भासता है उसकी जो अभिव्यक्ति होगी वो उन चीजों से संबंधित होगी। गंगा यमुना के मैदानों में जो आभास होगा वो कल कल छल छल धीमी धीमी बहती हुई भाषा बोलियों का उसका होगा आभास। और हमारे पर्वतीय समाज में जहाँ चोटियां हैं, घाटियां हैं, वहाँ हमें दूर से किसी को जो पुकारने का आभास होता है उसे हम कहते हैं धात। तो 2003 में जब मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई थी तो मुझे एक फोन आया था कि धात की महिला विंग की कवित्रियों का एक कवि सम्मेलन है, हम आपको मुख्य अतिथि बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, यहाँ स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ, मेरा कविताओं से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है, हमने अल्मोड़ा से ही आपका नाम सुना है कि आपका भाषाओं पर काम है, इसलिए आप आइए। 16 कवित्रियों ने कविताएं पढ़ी थी और उन 16 कविताओं का मैं जो एक एक लाइन मैंने सबकी नोट की तो एक बड़ी लंबी कविता बन गई थी, जहां जिसकी पहली पंक्ति थी, हिमालय की बेटियों ने हिमालय को दी है धात। ये धात हिमालय के लिए है, हम लोगों के लिए है। और आज का मातृभाषा दिवस हमारे हिमालय की लोक भाषाओं को बचाने के लिए विमर्श का दिवस है इस दून लाइब्रेरी में। अब एक और घटना इस अभियान से जोड़ने की ये है कि मेरा जन्म रानीखेत में हुआ, शिक्षा दीक्षा अल्मोड़ा नैनीताल में हुई। तो अल्मोड़ा की एक विशेष भाषा है जो अल्मोड़ा के नागरिकों की भाषा है, खसपरजिया बोली, जो हिंदी और संस्कृत के निकट होते हुए बड़ी आसानी से लोगों की समझ में आ जाती है। और हमको लगता था कि
जब हम कहीं कुमाऊनी बोलते थे तो वो लोग तक बहुत अच्छी कुमाऊनी बोलती हैं, क्योंकि लोगों की समझ में आ जाती थी। मेरी पहली पोस्टिंग बरेली में हुई, 4 साल नौकरी करके जब वहां पर हमने देखा कि स्कूलों का इंस्पेक्शन मेरा पहला था, तो वहां जब बच्चियों के नाम देखते थे तो वहां होता था इमरती देवी, जलेबी देवी, गिलासो देवी, बतासो देवी, रन्नो देवी, छन्नो देवी, भंगो सन्नो। अरे मैंने कहा ये क्या हो रहा? तो सबसे पहला अभियान मैंने वहां पर यही छेड़ा था। मैं टीचर से कहती थी कि ये क्या है भाई? वो तो इनके वो कहते हैं, उन्होंने बताया। मैं कहा जब कोई रन्नो देवी कहता है तो आपको रो से कोई अच्छे नाम नहीं सोचते क्या? आप कहो कि रमा इसका नाम है, स्कूल में इसका नाम रमा रहेगा, आप घर में भी रमा बोलो, धीरे धीरे वो रमा सबके मुंह में चढ़ जाएगा। तो 4 साल तक अभियान चला और सारे एसआर रजिस्टर कम से कम कन्याओं के अच्छे नामों से सुशोभित हुए। तो ये जो नाम है हिमालय की उपत्यकाओं में बसने वाले पहाड़ियों का, ये विमर्श उनके लिए। फिर जहां मैं कह रही थी कि मुझे अपनी अच्छी कुमाऊनी बोलने पर बड़ा गर्व था, जब मेरी पोस्टिंग 1971 में पिथौरागढ़ हुई, पिथौरागढ़ घुसते ही नपलजाल सर को जब मैंने वहां जगहों के नाम ले, टकवाड़ी, चकौड़ा, पुनेड़ी, बड़कटिया, अरे मैंने कही कैसे नाम है, तो कानों को कड़कड़ खड़खड़ खड़खड़ बोल रहे, ये कैसी बोली? कुमाऊनी कहते, कैसी कुमाऊनी है? शोर की कुमाऊनी। जान मरियोछा, उन मरियोछा, कुन मरियोछा, खन मरियोछा, हर जगह मरी रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? ये मुझे बड़ा ऑड सा लगा। तो किसी की मजाक वजाक नहीं बनाने का जो अंदर से था कि ये क्या है, सीखूं, तो सबसे पहले मैंने शोर की बोलियों के नमूने इकट्ठा किए, क्योंकि मैं पूरे जिले में स्कूल इंस्पेक्शन के लिए जाती थी। 4 पेज का एक फोल्डर बना के ले गई, लेफ्ट पेज में एक कहानी लिखी और उसमें लिखा कि जो कुछ जिस बोली में आप जिन शब्दों में बोलते इसका अनुवाद वैसे ही कर दो, और पीछे के पृष्ठ में जो आपको आना, कहानी, कथा, कहावत जो भी आपको आता पीछे इसको भर दो। मीनवाइल मेरी पोस्टिंग पौड़ी हुई। मैं सतपुली के ऊपर जा रही थी पैदल पैदल, मैंने देखा बच्चे स्कूल जा रहे हैं और सबके हाथ में एक डंडा है। कुमाऊं में मैंने स्कूल में ऐसा नहीं देखा था। तो मैंने एक बच्चे से पूछा, जी ये लकड़ी बेटा क्यों ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? ए जी मास्टर फुकड़। मैंने कहा ये भी क्या, ये कौन सी बात हुई? मैंने कहा ये क्या होता है? बच्चे से तो कुछ नहीं कहा। स्कूल में पहुंच के टीचर जी से पूछा, सतपुली के मौलवी साहब से, उन्होंने कहा बच्चे ने ऐसे मजाक की, इसको धर्म लकड़ी कहते हैं। ये बच्चे शिक्षा के लिए ले जाते हैं, ले जा, और वो वहीं रहते हैं, वहीं खाना वाना बनता है। फिर मेरी पोस्टिंग आकर के रुद्रपुर की तरफ, तराई की तरफ हुई, उसके बाद अल्मोड़ा हुई। तो मैंने देखा कि जिसको हम कुमाऊनी कहते हैं, उन्हीं बोलियों में गंगोली हाट की बोली अलग, अस्कोट की बोली अलग, धारचूला गई ऊपर एक पद्मा रोंगली थी, वो टीचर थी हमारी, उनके साथ एक स्कूल में गई। तो मैंने, बच्चे पढ़ रहे थे, मैंने कहा बच्चा तुम्हारे पास किताब क्यों नहीं है? किताब कहाँ है तुम्हारी? है किताब तो हिंदी में थी ना। तो मैंने हिंदी में बोला। टीचर बोली लिबिन खले, नैयत खले। अब बताइए एक शब्द भी आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं समझ सकते हम धारचूला का एक शब्द भी। अरे मैंने कहा ये तो आश्चर्यजनक है, हम कहते हैं हम कुमाऊं के हैं और ये। फिर मुनिशारी की तरफ गए तो दूसरी लैंग्वेज, गंगोली हाट में और तीसरी लैंग्वेज, लोहा घाट में कि कन्नन तो सिस्नीन अघा अघा अपू जन्ना पच्छा पच्छा गुड़ जन्ना, औरतें हैं सिस्नीन। तो मेरी जो अंदर की जिज्ञासा थी, उसने इस अभियान, पहले पिथौरागढ़ जनपद को कवर किया, अल्मोड़ा कवर किया, नैनीताल कवर, जब कुमाऊं कवर हो गया, मैं भी तो यहाँ पर गढ़वाल आई, फिर गढ़वाल कवर किया। धीरे धीरे गढ़वाल यहाँ पर जब आई देहरादून में, तो सिरमौर वगैरह की ये सब हिस्सा हिमाचल का पास लगा। मेरे पास काफी बोलियां इकट्ठी हो गई। और इस बीच ये हुआ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे भवानी दत्त उप्रेती जी, एक दिन वो मुझसे बोले कि तुम
और तुम्हारी क्या हॉबी है आयते पिथौरा? और मैंने कहा मैंने शौक किया ये नमूने इकट्ठा कर रखे। उन्होंने काम देखा तो बड़ा आश्चर्य में पड़ गए। तो उन्होंने कहा आप इसको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करो, डीफिल करो, छोड़ो नौकरी में। खैर मैंने रजिस्टर कराया तो उन्होंने मुझे टॉपिक दे दिया वहां से, लिंग्विस्टिक एनालिसिस एंड कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ हिल डायलेक्ट्स फ्रॉम नेपाल टू भूटान। और मुझे 57 पहाड़ी बोलियों पर काम करने का मौका मिला भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान तो एकदम मैथमेटिक्स है, उसमें कितनी ध्वनियां हैं, कितने संकेत हैं, ये बिल्कुल मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है। इस पर मैं बहुत बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये कहूंगी, ये जो मैं कहना चाह रही हूँ यहाँ पर वो ये कि इसके बाद एक घटना, अभी जब ये मैं धात से जुड़ गई, बीच में कभी नरेंद्र सिंह नेगी जी का जन्मदिन आया, 9 पाम में बहुत बड़ा आयोजन हुआ। उन दिनों सबको था कि 8वीं अनुसूची में शामिल करो, 8वीं अनुसूची में शामिल करो। तो वहाँ गढ़वाली, कुमाऊनी, रवाल्टी, शायद आप भी थे, सब लोग, जौनसारी, सब लोग थे। जो भी इकट्ठा हुआ वहाँ बोलने के लिए, कुमाऊनी उन्होंने कहा हमने तो गौरदा गिरदा के टाइम से लिख रखा, इतना लिख दिया, इतना लिख दिया, ये हरीश रावत कुछ नहीं कर रहे, ये वो राष्ट्रपति कुछ नहीं कर रहे, ये 8वीं अनुसूची में नहीं आ रहे। गढ़वाल में आए तो जी मौला राम जी के जमाने से हमने लिख रहे हैं, आज से लिख रहे हैं कोई, और ये कुछ नहीं कर रहे, 8वीं अनुसूची में नहीं ला रहे। ऐसे रवाल्टी वाले, जौनसारी वाले सब बोले। उसकी अध्यक्षता मैं कर रही थी, तो अध्यक्षा तो काम लास्ट में होता है कि भैया बहुत अच्छा कर दिया आप लोगों ने, अब जा दो, धन्यवाद आप लोगों का, सुन दिया आपने, बहुत हुआ। तो इतना ही कहने को मैं खड़ी हुई थी, लेकिन मैंने अपनी बात शुरू की यहाँ से कि मैंने सबको सुना। ये प्रश्न सिर्फ उनका जो मैं बोल रही हूँ, ये सब आपके लिए भी बोल रही हूँ मैं। ये घटनाक्रम जो बता रही, घटनाक्रम आप इसी तरह से घटित होता है जीवन में। ये प्रश्न जो आज मैं कर रही हूँ वो आप सबके लिए है। मैंने कहा कि सब लोगों ने, यहाँ 1000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हैं, और सब ने ये कहा है कि हमारी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, रवाल्टी, जितनी भी भाषाएं हैं, इनको भाषा की 8वीं अनुसूची में लाने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैंने कहा मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है, या आप लोगों से भी है, कि किसी भी बोली को भाषा की 8वीं अनुसूची में आने के लिए कोई तो मानक होंगे ना। सरकार इतनी वो तो नहीं होगी कि बेवकूफ तो नहीं होगी कि कुछ को चुना और 22 भाषाओं को उसमें रख दिया और बाकी को छोड़ दिया, उनको कह दिया बोली है। इवन नेपाली जो शासकीय भाषा थी, उसको 1992 में 8वीं अनुसूची में लाया गया। 47 में हम आजाद हो गए और नेपाली को 8वीं अनुसूची में 1992 में लाया गया। उसके लिए उन्होंने खूब युद्ध किया। उन्होंने कहा आपका मानक है कि भाषा शासकीय कामकाज के लायक हो, और हमारी भाषा शुरू से आखिर तक शासकीय कामकाज के लायक है। तब आई आज फिर सुबह मैं देख रही थी दैनिक जागरण का एक आर्टिकल था, ये वाला, अगर जिनके पास दैनिक जागरण आता हो वो इसे पढ़ रहे हैं कि आज की चिंता क्या है। आज की चिंता इससे बहुत आगे बढ़ गई है, 8वीं अनुसूची में आने से बहुत आगे। ये जो पिछले 5-7 सालों में जो एआई का जमाना आ गया, पहले तो बोली पर भाषा हावी हो गई। हम जो गढ़वाली, कुमाऊनी बोलते थे, तो पहले हमारे घरों में होता, जो हमने पढ़ा, हमारे घर में होता था कि हम घर में तो बिल्कुल ठेठ कुमाऊनी बोलते थे, और स्कूल धीरे धीरे हमारे पिताजी या जो भी पीढ़ी के पहले लोग नौकरियों में आए, उन्होंने हिंदी बोलना घर में शुरू किया, तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे उनसे हिंदी बोलने लगे, तो हिंदी धीरे धीरे वो घर में फिर उपेक्षित होने लगी, खाली माँ, बहनों और बहुओं तक रही। फिर जो थोड़ी आगे बढ़ गए, उनको अंग्रेजी बोलनी आई, तो उनका अरे बच्चों को तो बिना अंग्रेजी बुलाए नहीं होगा। फिर वो धीरे धीरे वो हिंदी भी कमतर होती गई, अंग्रेजी सवार हो गई। फिर बाद में जब हम लोग की अंग्रेज वो नहीं कर पाया, मैकॉले ने अपनी शिक्षा नीति केवल एक पैराग्राफ में क्लियर कर दी कि इन सबको ऐसी शिक्षा दो कि ये बाहरी दिखावे में तो भले ही हिंदुस्तानी दिखाई पड़े, लेकिन अंतर से बिल्कुल अंग्रेज हो जाए। साथियों, आज की हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता यह है
कि हम अपने को कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, रमाल्टी जो भी कहते हो, हम केवल बाहर से हैं। अंतर से हम आज भी मैकॉले के सिद्धांत पर पढ़ रहे हैं, वैसे ही पढ़ रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि बाहर हम टाई सूट कोई कुछ भी पहने, फटा आधा कट्ट पट्ट जो भी पहन रहे हो, मैं बहुत उस पर आलोचना की बात नहीं करूंगी, लेकिन भीतर से हमें पहाड़ी होना है, भीतर से हमें लोक भाषा को सुरक्षित रखना है, भीतर से हमें वो संस्कार लाने हैं। ये पहली आवश्यकता है कि बोली पर भाषा सवार हुई, भाषा पर अंग्रेजी सवार हुई, और आज अंग्रेजी पर AI सवार है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बोल रहे हैं हम, आवाज है हमारी, लेकिन हमारे बदले बोल रहे हैं आदित्यनाथ योगी जी, हमारे बदले बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे बदले बोल रहे हैं मुर्मू जी। ये उस जो पूरी छाने वाली भाषा है, उसके बिल्कुल विलोप होने की, उसके जड़ें काटने की एक साजिश हो रही है। तो इस आर्टिकल को आप सब पढ़िएगा। ये कहते हैं कि भाषाई विविधता मिटाने का खतरा पैदा हो गया। अब भाषाई विविधता क्यों हो, क्यों भाषाएं विविध हों? भाषा हम क्यों चाहते हैं कि हमारी जितनी बोलियां हैं, भाषाएं, वो जिंदा रहें? ये क्यों चाहते हैं? मैं शुरुआत में कह चुकी हूं ना कि भाषा हमारी भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आंदोलनों से प्रसूत घटनाओं की, जीवन की सामान्य संवेदनाओं की वाहक है, और ये हर क्षेत्र के व्यक्तियों के साथ अलग अलग रूप से घटित होती है, इसलिए भाषा अलग अलग घटित होती है। कोश कोश पर पानी बदले, 4 कोस पर पानी बदल जाती है, एक गाड़ गधेरा पार होता बदल जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो आभास है अंदर से, उस नदी की आवाज का, उस पहाड़ का, उस चोटी का, उस झरने का, उस खेती का, उस खेत खलिहान के पशुओं का, उस पक्षियों की चहचहाट का, वो चेंज हो जाता है, और उसकी लय, स्वर और ताल हमारी बोली में आता है। इसीलिए जहां पर आप देखेंगे कि हमारे जितने भी, आपका कभी संगीत बहुत ध्यान से सुनिएगा, नेपाल से लेकर के भूटान तक गीत के शब्द भले ही हमारे समझ में नहीं आए, लेकिन संगीत की धुन एक ही होती है। वो चैता की चैतवाली जब बजता है ना, तो ना कोई नहीं रहता, फिर तो वहां से वहां तक वो धुन एक ही जाती है। इसका मतलब क्या है कि पर्वतवासियों की बोली का एक अलग पैटर्न है, एक अलग तरह है, और भाषाई जो बहुभाषाई जो है, भाषा की जो विविधता है, बहुभाषाई परिवेश जो है, वो भारत देश की अस्मिता है। गढ़वाली, कुमाऊनी, गुजराती, पंजाबी, मराठी, राजस्थानी, कश्मीरी, ये सब बोलियां अलग अलग हैं, लेकिन इसके भीतर की आत्मा भारत की आत्मा है। हम किसी भी व्यक्ति का एक अंग काटकर, दूसरा अंग काटकर, तीसरा अंग काटकर उसको जिंदा नहीं रख सकते। ये भाषाई विविधता अगर नहीं रहेगी, अगर आप किसी व्यक्ति को खत्म करना चाहते हो, किसी संस्कृति को खत्म करना चाहते हो, किसी की अस्मिता को खत्म करना चाहते हो, तो सबसे पहले उसकी बोली भाषा को खत्म कर दो। और हम लोगों का दुर्भाग्य ये है कि हम अपनी बोली को, अपने खान पान को, अपने पहनावे को, अपने रीति रिवाजों को खुद ही मान चुके हैं कि कमतर हैं। हमारे यहाँ डांडिया आ गया है, कालबेलिया आ गया, रास आ गया है, यहाँ से कोई चौफुला और उसको ले गया कहीं जोड़े उसको कहीं कहीं जा रहा देश में। वहां लोग कहते बॉम्बे में कौथिक होता है, फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूजन। अरे कितने फ्यूजन पैदा करोगे भाई? तो आज का दिन अगर आप यहाँ बैठे हैं तो अपने अंदर टटोलें कि क्या हम अंदर से रियल पहाड़ी हैं। अब हम बचा सकेंगे तो हमारी पीढ़ी बचा सकेगी अपनी बोली भाषा, अपने संस्कारों को। आगे की पीढ़ी से हम उम्मीद नहीं करते। लोग कहते हैं हम आगे के लोगों को सिखाएंगे। बोली भाषा सिखाने की चीज नहीं है,
हमारे यहाँ साहित्य का निर्माण कैसे हुआ? भाषा से वेद, वेद से लोक में आई, लोक से साहित्य बना, फिर श्रुति, कानों से लोगों ने सुना उस साहित्य को, दिमाग में याद रखा, स्मृति, तब पुराण बने। ये साहित्य कैसे बनेगा जब कानों में आवाज ही नहीं पड़ेगी? कुमाऊन की, गढ़वाली की, जौनसारी की, रवाल्टी की आवाज, शब्द कानों में नहीं पड़ रहे हैं। कोई बच्चा गूंगा क्यों होता है? क्योंकि उसका वो बहरा पहले होता है। और हम अपने बच्चों को बोली भाषा की दृष्टि से बहरा बना चुके हैं। हम उनके कानों में शब्द नहीं डाल रहे, ध्वनि नहीं डाल रहे, क्या उच्चारण होता है? हमारे यहाँ मंगल गीत गाए जाते हैं, एक गीत है वो सांझ पड़ी सांझ वाली, दियो जगूड़ो कहते हैं लोग, जबकि जगाने वाली बात है, क्योंकि उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हिंदी अंग्रेजी मिश्रित होता है। वो यहाँ के स्कूलों में पढ़ी है, रट लिया। भारती की किताब से, सरोज की किताब से मंगल गीत देखे और पढ़ा, और वो प्रोनाउंसिएशन हो ही नहीं पाता, वो उच्चारण आ ही नहीं पाता। आप लोग कितने लोग, जितने लोग यहाँ पर गढ़वाली हैं, जरा गढ़वाली बोल के बोली तो गढ़वाली में लॉ का प्रोनाउंसिएशन वो क्या है? बोलिए बोलिए। ला, अल शब्द आता है। तो पहले हमारी वर्ण उसमें थी, वर्णमाला में था, ये वर्णमाला से एकदम गायब है। री 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 कहते थे हम लोग उसको, वो उच्चारण था। अब कितने गढ़वाली नहीं बोल पाते, वो भी गढ़वाली ही बोलते हैं आराम से। तो वो जो श्रुति है ना, वो कानों में उच्चारण जा ही नहीं रहा है, तो जुबान से कैसे निकलेगा? और हिंदी जैसी बात, और हमारी हर एक की, हम लोग के पास जितनी भी हम लोग की बोलियां हैं, सबकी लिपि है क्या? देवनागरी। और देवनागरी लिपि में अल, री, री और री वर्णमाला में बोध करता था। कहाँ गया? क्यों गया? क्योंकि उसका उच्चारण नहीं कर रहे हम लोग। तो पहली बात तो है हम ये जाने कि 8वीं अनुसूची में किसी बोली को लाने की, भाषा में लाने की, लोक से वेद में आने की और वेद से शास्त्र में आने की। भाषा क्या है? शास्त्र में आई हुई। शास्त्र के कुछ नियम होते हैं, कुछ बंधन होते हैं कि आपके पास पहली बात यह है कि आपकी बोली को बोलने वाले का बोलों का क्षेत्रफल कितना है, कितने क्षेत्र में आपकी बोली बोली जा रही है, कितने लोग हैं उस बोली को बोलने वाले जो कहते हैं ये मेरी मातृभाषा है। हर साल आपकी सालों सालों होती है, हमको तो भी 11 के बाद सेंसस रिपोर्ट ही नहीं मिली कि कितने लोगों ने अपनी मातृभाषा गढ़वालियों को बांटी। तीसरी बात है लिपि की। आजकल मैं देख रही हूँ मानक लिपि के लिए बड़े प्रयास हो रहे। अरे क्यों लिपि के पीछे पड़े हो भाई? जितने भी ध्वनियां इस संसार में हैं वो सारी माहेश्वर सूत्रों में है, और माहेश्वर सूत्रों से संस्कृत निकली है, बनी है, कोई ध्वनि उसमें नहीं छूटी। आप हर ध्वनि को देखिए। आप हिंदी लिपि में देवनागरी लिपि सर्वश्रेष्ठ है लिखने के लिए, आप कोई भी बोली लिखी। तीसरा, पहला मैंने क्या बोला? बोलो, आप लोग सुन ही नहीं रहे। पहला क्या बोला? उस बोली को बोलने वाले लोगों की संख्या। दूसरा, क्षेत्रफल। तीसरा, उस बोली को लिखने के लिए लिपि। चौथा, उसके लिए व्याकरण। पांचवा, उसके लिए शब्दकोश, मानक कोश। अब हम लोग एक दूसरे बात मानते ही नहीं। अभी भारती ने एक शब्दकोश निकाला 5 भाषाओं का मिला करके। अचलानंद जखोला जी का कोश है, बहुत बृहद कोश है, और भी निकल चुके हैं गढ़वाली कुमाऊनी के कोश। लेकिन हम ये नहीं कर पा रहे हैं कि उत्तराखंड की बोलियों में जो समानार्थी शब्द हैं उनको एक जगह ले आए और उससे धीरे धीरे अपनी बोली को एक उत्तराखंडी बोली कर सके। शब्दकोश। फिर है व्याकरण। बिना व्याकरण के कोई भी बोली भाषा की संसद में नहीं आ सकती। फिर उसमें रचित साहित्य। सातवां, कितना साहित्य आपने रचा है, उस साहित्य की क्वालिटी क्या है,
क्या कुमाऊनी गढ़वाली का कोई ग्रंथ अंग्रेजी में, जर्मन में, अन्य भाषाओं में अनुदित हुआ है? आपने तो अनुवाद कर दिया। हिंदी जहाँ अच्छी आपको कोई कहानी लगी अंग्रेजी की, आपने हिंदी में अनुवाद कर दिया, फिर कुमाऊनी में भी कर लिया, फिर गढ़वाली में भी कर लिया। लेकिन आप मुझे कोई किताब बताइए, कोई कविता बताइए जिसका अनुवाद बाहरी भाषाओं में भी हुआ हो। ऐसा उत्कृष्ट कोटि का साहित्य रचा आपने। चंद्रकांता संतति पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी, रामायण पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। कुमाऊनी गढ़वाली को लोग क्या पढ़ने के लिए सीखेंगे जी? कौन सा साहित्य रच दिया आपने? और अंतिम बात जो अब जिस वक्त भाषा का संविधान बना वो ये आया कि उस बोली में विज्ञान और तकनीकी को के शब्दावली को अभिव्यक्त करने के लिए कितने शब्द उपलब्ध हैं। ये लास्ट है, 8 मानक हैं। आप बजाय ये कहने की हमारी भाषा को भाषा की अनुसूची में नहीं ला रहे हमारी बोली को, आप पहले मानक पूरा करो। और जब मैं ये कह देती हूँ तो लोग कहते हैं वो तो चाहती नहीं, वो तो ऐसे बोल देती हूँ कि मानक पूरा करो। तो आप करके देख लीजिए, बिना मानक पूरे हुए ले आइए ना। उस दिन मैं खुद हर एक के चरणों में सर रख के प्रणाम कर लूंगी जिस दिन बिना इन 8 मानकों के आप अपनी बोली भाषा को 8वीं अनुसूची में ले आएंगे। मैं थोड़ा हार्श बोलती हूँ, इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, मैं क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हूँ, नई शिक्षा नीति 1986 में नई शिक्षा नीति का शुरुआत हुई थी और 2005 में हम NCF ला पाए। 9 साल बाद हम कह रहे हैं कि बच्चे को स्कूल से बाहरी वातावरण में भी की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। आज हम बना रहे हैं और अभी 2020 का नीति आया है, अभी हमें पता नहीं क्या करना है। मैं कोले एक पैराग्राफ में अपनी शिक्षा नीति बता के, मैं तो जब कभी बोलना होता तो बोलती हूँ, मैं बड़े भाषाई लोगों के इनके भी बोलती, शिक्षा वालों के सामने भी, कि आप क्या कर रहे हो आपको पता ही। 2020 में आपने शुरू कर दी, 25 हो गया है। क्या करना है न टीचर को पता है, न प्रिंसिपल को पता है, न अधिकारियों को पता है। आपसे सबसे मेरा अनुरोध है कि NCERT और SCERT की किताबों में को आप देखिए, जिनके घर में नाती पोते बच्चे हैं, उनमें SCERT द्वारा जो किताबें बनाई गई हैं उसमें कितने शब्द हैं जो कुमाऊनी गढ़वाली या हमारी लोक भाषाओं के प्रयोग की उसमें आए हैं। हम लोग वहां नहीं बैठेंगे, उनसे नहीं कहेंगे ये इसके बदले ये होना चाहिए। सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो जो लोग शिक्षा को देखते हैं परिवर्तन की गतिविधि के रूप में, मेरा उन सबसे अनुरोध है कि वो जीवन में के हर क्षेत्र में, हर सामाजिक कार्य में, हर संस्कार के में, हर परंपरा में, हर रीति रिवाज में अपनी भाषा को खोजने का, सम्मानित करने का, उसका संवर्धन करने का, प्रचार प्रसार का प्रयास करें। क्योंकि एक बहुत ये चीज 2010 के जिसकी बात कर रहे हैं, ये मैंने एक पेपर उस दिन प्रेजेंट किया था जिसके जवाब में सदन के लोगों ने कहा था आज आपने प्याले में तूफान उठा दिया। मैं इसको इसलिए कह रही हूं कि कभी अपने नवजात पंखों को देखता हूं, कभी अपने नवजात पंखों को देखता हूं, कभी आकाश को उठते हुए। हम कहां पर हैं देखिए। कभी अपने नवजात पंखों को देखता हूं, कभी आकाश को उठते हुए, लेकिन ऋणी मैं फिर भी जमीन का हूं, लेकिन ऋणी मैं फिर भी जमीन का हूं, जहां तब भी था जब पंखहीन था, जहां तब भी रहूंगा जहां पंख झड़ जाएंगे। आप सबका धन्यवाद।